यह क्या यूपीएससी यूपीएससी कर रही हो? जाने कौन कौन से नाम सुनाती रहती हो। शोभा जी ने आटा गूंथते हुए कहा। तो राधिका ने उनके कंधे पकड़ते हुए हंसकर कहा, अरे मम्मी, यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर पास हो गए तो सब सलाम ठोकते हैं। शोभा जी चिढ़कर बोली, हाँ हाँ, होता होगा, मगर उससे हमें क्या लेना देना। अभी इन सब बातों का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इस सब के बारे में सोचना बेकार है। मुझे बहुत काम है, क्योंकि कल तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं और मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। राधिका ने झुंझलाकर कहा, पर मम्मी, मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी है आपका सुनना। शोभा जी के कदम रुक गए और बोली, एक मिनट में कह जो कहना है। तो राधिका एक सांस में कह गई, वह मैंने आपको और पापा को बिना बताए इस यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की और एग्जाम दे दिया। अब 2 माह में मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। शोभा जी गुर्राई, तेरे इस रिजल्ट के लिए क्या हम शादी रोक दें? बात लगभग पक्की ही है। राधिका ने वापस जाती हुई शोभा जी का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी प्लीज, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तब तक क्या आप यह शादी टाल नहीं सकती? यह सुनकर शोभा जी को गुस्सा आ गया। वो बोली, क्या क्या कहा? फिर से रिश्ते की बात टाल दूं? अपने पापा के गुस्से को भूल गई हो क्या? क्या हुआ था पिछली बार? हर बार के तुम्हारे बहाने घर में क्लेश खड़ा कर देते हैं। नहीं, इस बार कुछ नहीं चलेगा। शोभा जी उसे हाथ पकड़कर कमरे में ले गईं और दरवाजा बंद करते हुए कहा, वैसे बिना सोचे समझे क्या जरूरत थी तुम्हें यह सब करने की? और क्या हो जाएगा इसके रिजल्ट के बाद? हर कोई क्लियर तो नहीं कर पाता। कान खोल कर सुनो, उन लोगों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, मगर नौकरी करने वाली नहीं। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता हाथ लगा है। अब तुम कोई नाटक मत करो। राधिका आंखों में आंसू भरकर बोली, मम्मी प्लीज, मेरी बात मान जाओ ना। शोभा जी ने बैठते हुए कहा, बेटा, कैसे मान जाऊं? घर की शांति भंग कैसे कर दूं? तुम्हारे पापा कतई नहीं मानेंगे। तुम्हें ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कहीं चिंता में तबीयत बिगड़ गई तो जीवन भर की टीस रह जाएगी। मान जा बेटा, जिद मत कर। राधिका ने कहा, ठीक है मम्मी, मुझे मंजूर है, मगर आप ध्यान रखिए कि यह कोई मामूली परीक्षा नहीं है। दिन रात की मेहनत के बाद भी बच्चे रह जाते हैं। आपको पता है, अगर मेरा नंबर आया मुझे कलेक्टर बनने का मौका भी मिल सकता है, तब कितना गर्व होगा आपको और पापा को। बेबस राधिका रोते हुए कह रही थी। 2 पल के लिए तो शोभा जी भी उसकी बातों में खो सी गई थी। अचानक अपने ख्यालों से बाहर आकर उन्होंने कहा, देखो राधिका, मैं हाँ नहीं कर सकती, लेकिन पापा से बात करने की कोशिश करूंगी। राधिका ये सुनकर थोड़ी सी खुश हो गई थी और माँ को गले लगा लिया था। शोभा जी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, चलो, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर शोभा जी फिर से काम में व्यस्त हो गईं। राधिका बचपन से ही एक पढ़ाकू लड़की थी। किताबों में ही उलझे रहना उसका शौक था। वह घर में सभी की प्यारी थी, लेकिन उसके पापा कुछ सख्त मिजाज के थे। ऐसा नहीं था कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, लेकिन शक्ति का कारण ये तेजी से दौड़ता समाज था। वह तो बस इतना ही चाहते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर शादी कर बेटी को विदा कर दे और वो सुख से रहें। उनके घर में सख्त नियमों के कारण ही कई बार राधिका ने अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही मार लिया था, क्योंकि पापा से कहने में डरती थी। उसे तो पापा को मनाने के लिए अपनी मम्मी की मदद लेनी पड़ती थी। उसे अच्छे से याद था कि ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसे अपने पापा से कितनी मिन्नतें करनी पड़ी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि राधिका रेगुलर नहीं बल्कि पत्राचार से पढ़ाई करे, रोज कॉलेज जाने का झंझट ना हो। मगर राधिका के सब्जेक्ट के अनुसार उसे रोज कॉलेज जाना था और क्लास अटेंड करनी थी। लेकिन इस शर्त पर पापा ने बात मानी थी कि ग्रेजुएशन के बाद उसे शादी करनी पड़ेगी। उस समय राधिका करती भी क्या, मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन सिविल सर्विसेज में नौकरी का सपना उसे रातों को जगाता था। उसे लगता था कि वो भी ये परीक्षा पास कर सकती है, लेकिन पापा का डर था, तो उसने फॉर्म भरकर चुपके से तैयारी कर ली और अपने सपनों को मरने नहीं दिया। राधिका
दिन रात तैयारी करती रही। सब कहते कि राधिका दिन रात कॉलेज की कौन सी पढ़ाई करती रहती हो। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। लेकिन पापा बस यही जिक्र करते रहते थे कि बीच में ही अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो क्या ज़रूरत है इतनी पढ़ाई की। राधिका जानती थी कि पापा ऐसा क्यों कहते हैं। मम्मी ने पढ़ाई लिखाई भूल कर हमेशा घर को संभाला, सबका ख्याल रखा। इसीलिए पापा को ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी नहीं लगती थी। इस कारण अपने पापा की बात का उसे बुरा भी नहीं लगता था। उनकी शक्ति में भी प्यार था। वह जानती थी इस परीक्षा की अर्जियां वर्ष 2 वर्ष में आती थी। साथ ही परीक्षा पूरी होने में भी सालों लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए तो परीक्षा देना और पहली कोशिश में ही इसको पास करना जरूरी था, क्योंकि वह जानती थी कि दूसरा मौका उसे नहीं मिलेगा। राधिका ने इम्तिहान भी दे दिए, लेकिन उसके बाद घर में शादी की बातें होने लगी। लेकिन उसे तो परीक्षा के परिणामों का इंतजार था। राधिका के पापा को घर परिवार के साथ साथ लड़का भी पसंद आ गया था। लड़के वाले अब राधिका को देखना चाहते थे, जिसके लिए अगले दिन आने वाले थे। राधिका ने माँ को मनाने की कोशिश तो की थी, मगर आसार कुछ नहीं नजर आ रहे थे कि पापा मान जाएंगे। राधिका अपनी माँ को मना रही थी कि किसी तरह कुछ महीनों तक इस शादी वाली बात को टाल दिया जाए। जब परिणाम आ जाएं तभी कुछ किया जाए। उसने अपनी गुहार तो लगा दी थी, लेकिन सब पापा पर निर्भर था। अब तो सब कुछ उसने अपनी माँ शोभा जी के हाथों में सौंप दिया था कि वह इतनी बड़ी बात अपने पति से करे। उसी रात जब शोभा जी कमरे में आकर बैठी तो अपने पति को राधिका की यूपीएससी की परीक्षा के बारे में उनको बताया। ये सुनकर वो काफ़ी नाराज हुए और उनका पारा हाई हो गया। वो कहने लगे, शोभा, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इस लड़की को बिगाड़ दिया है। तुम्हारे कारण मैंने उसे कॉलेज भेजा, जबकि आज का समाज ऐसा है ही नहीं। मगर अब उसकी हिम्मत देखो, सिविल सर्विसेज में नौकरी करने की बात कर रही है। अरे ये कोई इतनी छोटी सी बात है क्या? अरे इसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन लोगों को फिर भी सफलता नहीं मिलती। और ये कलेक्टर बनने के सपने देख रही है। अरे इतना अच्छा घर बार मिल रहा है और उन्हें तो नौकरी वाली लड़की भी नहीं चाहिए। फिर क्यों किया जा रहा है ये सब? अरे जमाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। शोभा ही ने धीरे धीरे से कहा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारी बेटी में हुनर है। मुझे लगता है कि वो कर लेगी। पापा बोले, अरे ये मैंने कब कहा कि हमारी बेटी किसी से कम है? वह तो मेरा गर्व है, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। ये सब उसके भले के लिए ही है। विनोद जी ने जोर देकर कहा। काफी देर तक यूं दोनों के बीच अपनी बेटी को लेकर बहस होती रही, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी राधिका की माँ उसके पापा को समझा ना पाई। विनोद जी ने कहा, देखो शोभा, परीक्षा के रिजल्ट कब तक आएंगे पता नहीं। इतना अच्छा रिश्ता आया है, रिजल्ट के इंतजार में उसको तो नहीं गंवा सकते। और वैसे भी ये सब शादी के बाद भी तो हो सकता है। परीक्षा पास होने का बाद इंटरव्यू बाद में भी दिया जा सकता है। इतने अच्छे लोग हैं, वो भला क्यों रोकेंगे? उनकी बात सुन शोभा जी ने कहा, लेकिन जरा सोचिए, उस वक्त अगर उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया तो? विनोद जी चिढ़कर बोले, अरे तुम तो अभी से ही उसके ससुराल वालों में कमियां ढूंढने में लग गई। मुझे तो वह लोग ऐसे नहीं लगते। इतना समय नहीं है हमारे पास। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, उम्र बढ़ने के बाद फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे हमारी बेटी को। अब बस बहुत हुआ, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं एक बात और नहीं सुनूंगा। तुम राधिका को कल तैयार कर देना। कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो उसे अच्छे से समझा देना, उनके सामने कोई फालतू की बात ना करे। विनोद जी ने अपनी बात कहकर खत्म कर दी थी। शोभा जी इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। जब राधिका को उन्होंने सब कुछ बताया तो उसके आंसू बह निकले। उसे तो उम्मीद थी कि इस बार पापा उसकी बात मान जाएंगे। वह अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लाइट ऑफ किए और आंखों में आंसू लिए अपने बिस्तर पर लेट गई। देर रात तक रोते रोते कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन के सारे काम वो किसी रोबोट की तरह किए जा रही थी। दिल में आंसू छिपे थे, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस जैसा उसकी माँ उससे कहती जा रही थी, बस वैसा ही वह करते जा रही थी।
शाम को ठीक 4 बजे लड़के वाले आ गए थे। विनोद जी ने सबका स्वागत किया। शोभा जी ने भी सबका स्वागत कर उन्हें बैठने के लिए कहा और जाकर किचन में लग गईं। उसके बाद सबके बीच औपचारिक बातें होती रही। लड़के का नाम रोहन था। राधिका को तैयार करके शोभा जी लेकर आई तो सब देखते रह गए। वो बहुत सुंदर लग रही थी। राधिका ने भी चाय देते वक्त रोहन की ओर देखा। देखने में वह भी खूबसूरत था। साथ ही एक समझदार इंसान भी नजर आ रहा था। सब आपस में बातें कर रहे थे और राधिका के मन में जाने क्या क्या चल रहा था। तभी रोहन की माँ ने कहा, हम लोग तो आते वक्त और भी रिश्तेदारों को लेकर आने वाले थे, क्योंकि सब लड़की को देखना चाहते थे। लेकिन रोहन मना माना नहीं, कहने लगा कि वो पहले खुद ही देखना चाहता है। शादी में तो सब देख ही लेंगे और फिर कहीं आप लोग असहज ना महसूस करें। उसकी माँ की बातों से रोहन की समझदारी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर दोनों परिवारों की बातचीत होती रही। कुछ देर बाद परिवारों की सहमति पर रोहन और राधिका को एक दूसरे से बात करने के लिए भेज दिया गया। वैसे तो दोनों को एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी परिवार वालों से पहले ही पता चल गई थी। फिर भी रोहन ने राधिका से कई सवाल पूछे, जिसके जवाब भी राधिका ने बहुत अच्छे से दिए। रोहन का अच्छा स्वभाव था और रोहन की सुलझी हुई बातें सुन राधिका ने हिम्मत कर उससे पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? रोहन ने कहा, पूछिए ना, हमें यहाँ बात करने के लिए ही तो बिठाया गया है। वैसे भी कब से बस मैं ही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। आप भी कुछ पूछिए। रोहन की बात सुन राधिका ने आगे पूछा, अगर आपकी होने वाली पत्नी का सिविल सर्विसेज में चयन हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे परमिशन देंगे? राधिका का सवाल सुन रोहन ने एक जोरदार ठहाका लगाया और वह अपनी जगह से उठकर कुछ कदम इधर उधर टहलने लगा। राधिका थोड़ी असहज हो गई और बोली, क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? राधिका थोड़ी घबरा गई थी। फिर राधिका भी अपनी जगह से उठ गई। रोहन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा लगा तो आई एम सॉरी, मगर मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। दरअसल मुझे यह सोचकर हंसी आ गई थी कि इतने उच्च पद पर बैठी कोई लड़की मुझ जैसे मामूली इंजीनियर से शादी क्यों करेगी। मैं जानता हूँ सिविल सर्विसेज की नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं बता दूं, अगर मेरी होने वाली पत्नी का सच में इस सेवा में चयन हो जाता है तो मुझे तो बहुत गर्व होगा और मैं उसको कतई नहीं रोकूंगा। राधिका चहक कर बोली, क्या सच कह रहे हैं आप? राधिका ने रोहन की आंखों में झांककर पूछा तो रोहन ने कहा, हाँ सच में, और इतना ही नहीं, मैं यह भी जानता हूँ कि उसको अपनी नौकरी की वजह से किसी और राज्य में जाकर भी रहना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं वर्क फ्रॉम होम का तरीका निकाल लूँगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी तो कहीं से भी हो सकती है, घर से भी, लेकिन राज्य सेवा तो किसी एक राज्य में रहकर ही हो पाएगी। ऐसे में अगर मैंने उसे अपना जीवन साथी चुना है तो मैं उसका साथ दूंगा, ज़रूरत पड़ी तो घर भी संभाल लूँगा। रोहन की बातें सुन राधिका के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख रोहन ने पूछा, मगर आप यह सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? उसके बाद राधिका ने रोहन को अपना वह हर सपना कह सुनाया जिसे वह बचपन से देखते आ रही थी। उसकी बातें सुन रोहन ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मैं नहीं जानता था मैं एक इतनी प्रतिभाशाली लड़की को देखने आया हूँ। आपने तो मुझे चौंका दिया, और अगर आपको मैंने जीवन साथी के रूप में पा लिया तो मुझे सच में बहुत गर्व होगा। राधिका ने कुछ कहा नहीं, वह नज़र झुकाकर बस मुस्कुरा दी। उसकी वह खिलखिलाती हंसी सब कुछ बयां कर रही थी कि वह अब शादी के लिए तैयार थी और रोहन उसकी पसंद के अनुरूप था। बातचीत के अंत में रोहन ने राधिका से कहा, राधिका, अगर आपके पापा को यह बात पसंद नहीं है तो फिर अच्छा होगा कि फिलहाल तब तक आप उनसे इस बारे में कोई बात ना करें जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, और ना ही मैं अपने घर में माता पिता से इस बारे में कोई जिक्र करूँगा। मेरे माता पिता को तो बस एक पढ़ी लिखी समझदार बहू चाहिए और कुछ नहीं। हो सकता है कि अभी इस समय उन्हें भी यह बात पसंद ना आए।
राधिका को भी उसकी बात समझ आ गई। रोहन ने अपनी बातों ने उसको आश्वस्त कर दिया था कि रोहन से अच्छा जीवन साथी उसे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो उसे समझ रहा है। 4 महीनों के भीतर ही दोनों के घर वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों कोटा में जाकर सेटल हो गए क्योंकि रोहन की नौकरी कोटा में ही थी। इस कारण राधिका को अपने सास ससुर के साथ रहने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिल पाया। उसके अपने माता पिता की तरह उसके सास ससुर भी मध्य प्रदेश के एक शहर में ही रहते थे। सबके साथ तो बस फोन पर ही बात हो जाती थी। उन दोनों को कोटा आए हुए बस कुछ ही दिन गुजरे थे कि यूपीएससी का परिणाम आ गया था। वो खुशी से उछल पड़ी जब उसे पता चला कि उसका अगले साक्षात्कार के लिए चयन हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी में रोहन भी बहुत खुश था। राधिका अब अपने ससुराल में ये खबर देना चाहती थी। उसने खुशी से चहकते हुए रोहन से कहा, रोहन, मैं अभी मम्मी जी पापा जी को फ़ोन करके अपने रिजल्ट के बारे में बताती हूँ। वह लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? तभी रोहन ने उसे रोकते हुए कहा, अरे राधिका, अभी रुक जाओ। तो राधिका हैरान होकर बोली, मगर क्यों? अभी क्यों नहीं? उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना। और फिर उनकी अपनी बहू की उपलब्धि जानकर उन्हें भी तो खुशी ही होगी ना। राधिका ने धीरे से पूछा तो रोहन ने कहा, अरे होगी, खुशी तो होगी ही, बिल्कुल होगी। लेकिन जब तुम्हारा अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाएगा तब हम सबको बताएंगे। नहीं तो अभी से वह लोग तुमसे उम्मीद लगा बैठेंगे और अगर उम्मीद टूट गई तो उन्हें बुरा लगेगा और साथ ही तुम्हें भी बुरा लगेगा। बेकार सब दुखी होंगे। रोहन की बात से वह सहमत हो गई थी। राधिका उस वक्त अपनी ही खुशियों में इतनी मगन थी कि उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं। उसे अपने पति की बात सही लग रही थी। उसे तो अब आगे का इंतजार था। दरअसल रोहन ने अपनी बातों से राधिका को बहला तो दिया था, मगर एक बात उसे परेशान कर रही थी। वैसे तो वह खुद भी इतनी बड़ी बात को अपने माता पिता से छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था उसके माता पिता चाहे कितने भी जमाने के साथ आगे बढ़ गए हो और वह लोग कितना भी कह लें कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग यह कभी नहीं चाहेंगे कि बहू की नौकरी के लिए बेटे को अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़े या फिर वो घर से काम करे। वो नहीं चाहता था कि अभी से घर में कोई तनावपूर्ण माहौल बन जाए और यही सोच उसने राधिका को बात करने से रोक दिया था। सच भी यही है कि हमारे समाज की यही विडंबना है। आज भी स्त्री पुरुष में फर्क किया जाता है। एक बार के लिए माता पिता मान भी जाएं तो भी ये समाज उन्हें यह बात स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देता। पति सहमत दे दे तो हमारा समाज बातें बनाने लगता है। कोई कहता है जोरू का गुलाम बन गया है, तो कोई कहता है अरे ये तो अपनी पत्नी से डरता है। बहू का काम है और पद बेटे के काम, और पद से बड़ा हो यह एक माता पिता कैसे स्वीकार करते हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोच रोहन ने अपनी राधिका का साथ देना ही ठीक समझा था और फिर शादी से पहले भी तो उसने यही सोचा था। दिन गुजरते गए और रोहन की सलाह पर ही राधिका जी जान से सिविल सर्विसेज के साक्षात्कार की तैयारी करने में जुट गई। सच तो ये था कि उसने अपने माता पिता को भी इस चयन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसका साक्षात्कार मध्य प्रदेश में ही होने वाला था। अपने घर वालों को बिना बताए रोहन राधिका को इंटरव्यू दिलवाने मध्य प्रदेश ले गया। सच में इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। राधिका को चयन की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब बस उसे इंतजार था अंतिम रिजल्ट का। वैसे अपने शहर में आकर बिना किसी को बताए, बिना किसी से मिले यूं लौट जाना राधिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल भारी हो रहा था, लेकिन रोहन ने उसे एक बार फिर समझाया कि राधिका, सब्र रखो। अभी की यह थोड़ी सी उदासी बाद में एक बहुत बड़ी खुशी में बदल जाएगी। बस तुम्हें इंतजार करना होगा। उसके बाद किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा और सब बहुत खुश होंगे। तय अनुसार इंटरव्यू के बाद दोनों वापिस कोटा लौट आए थे। 2.5 महीने बाद एक दिन अचानक रोहन के मोबाइल पर उसके पिताजी का कॉल आया। उन्होंने कहा, रोहन, तुम बहू राधिका को लेकर जल्द से जल्द घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। रोहन परेशान हो गया था कि अचानक क्या हो गया।
रोहन ने अपने पिताजी को तुरंत दोबारा कॉल किया, लेकिन अब उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। वो परेशान हो गई। उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। न जाने क्या बात हुई थी, ये सोचकर रोहन परेशान था। फिर उसने सबसे पहले राधिका को कॉल किया और सारी बात बताई। राधिका ने उसे जल्दी से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए कहा और कहा, रोहन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक रहेगा। जाकर देखते हैं कि क्या बात है। दोनों अगली ही फ्लाइट से निकल गए। पूरे रास्ते रोहन घबराता रहा और राधिका के मन में भी कई तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को दिलासा देते हुए घर पहुंचे। घर पहुंचते ही जब रोहन के पिताजी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने माता पिता को स्वस्थ पाकर दोनों की जान में जान लौट आई। घबराया रोहन कुछ शांत हो गया था, मगर अब ढेरों सवाल उठ रहे थे। मगर इससे पहले कि वह दोनों कुछ पूछ पाते, रोहन के पिताजी ने कहा, आइए आइए लाड साहब, अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि घर के पास से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन घर आने का समय नहीं मिल पाता आपको। तुम दोनों अपने शहर में आकर चले गए और हमें पता भी नहीं चलने दिया। और आज न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी है, तभी तुम्हें फ़ोन किया था। रोहन और राधिका हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि न्यूज़पेपर में आखिर ऐसा क्या आ गया है। तभी राधिका को कुछ याद आया और उसने दौड़कर अखबार अपने हाथ में उठा लिया। अभी वह कुछ कहती इससे पहले ही उसकी सास ने उसके पास आकर हंसते हुए कहा, राधिका बेटा, फिक्र मत करो, आज तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तुमने तो टॉप किया है और देखो अखबार में तुम्हारी फ़ोटो भी आ गई है। हमें तो सुबह से कई रिश्तेदारों को फ़ोन भी आ चुके हैं। मुझे तो लोगों ने कलेक्टर साहिबा की सास भी बना दिया। क्यों रोहन बेटा, यह सब क्या है? क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता था हमें सब कुछ बताने का? हमें इतनी बड़ी खबर दूसरों से मिल रही है। रोहन हकलाते हुए बोला, माँ, पिताजी, मैं और राधिका इस बारे में आपसे बात करने ही वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा पहले रिजल्ट आ जाए फिर बताएंगे। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो अजीब लगता, मगर अब आपको पता तो चल गया ना, आप लोग खुश तो हैं ना? रोहन की माँ ने एक बार फिर तंज भरा तीर छोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, हम तो बहुत खुश हैं। अब तो हमारी बहू ऑफिस जाएगी, वहाँ बेटे से भी बड़ा रुतबा होगा, लोग सलाम करेंगे, दुनिया सिर झुकाएगी। हमारा बेटा तो अब घर से काम करने की सोच रहा होगा, तो फिर भला हम खुश क्यों नहीं रहेंगे? तभी घर में चहकते हुए रोहन की बहन तनीषा आ गई। अरे वाह रोहन, भाभी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। कहते हुए तनीषा ने राधिका को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमकर कहा, राधिका, तुमने तो समाज में हमारा सिर गर्व से अच्छा कर दिया है। अब पता है मैं भी अपने ससुराल में धौंस जमा सकूंगी। मेरी सास ने बहुत किटकिट करती है, अब मुंह नहीं खुलेगा उनका। कहकर तनीषा और राधिका हंसने लगे, लेकिन पीछे से रोहन की माँ ने कहा, अरे तनीषा, कुछ भी बोले जा रही है, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोहन ने कहा, अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रही है? आपकी खुशी दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या आप पहले अपनी दीदी के लिए भी ऐसा ही नहीं चाहती थी कि वह भी पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर बन जाए? आप तो कहती थी ना कि ये बड़ी होकर कोई बड़ी अफसर बनेगी। आपकी तनीषा की ही तरह राधिका भी तो आपकी बेटी है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। उसने हम सबका एक सपना पूरा किया है और हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। फिर आप दोनों ही तो हमेशा मुझसे कहते थे कि आपको एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। आज इसने गर्व से सिर ऊंचा कर दिया है तो खुश क्यों नहीं हो? रोहन की माँ ने कहा, बेटा, कुर्सी पर बैठते ही घमंड आए देर नहीं लगी। जो लड़की आज पैर छू रही है, कल को हमें कदमों में झुका कर नहीं रखेगी, इसकी क्या गारंटी है? रोहन के पापा इस बात पर बोले, तुम तो हद से आगे ही बढ़ती जा रही हो। अरे अगर तुम्हारी बेटी कुर्सी पर बैठकर ससुराल वालों को घमंड दिखाती तो क्या कहती तुम? वो करे तो सही और बहू करे तो गलत। अरे हमारी बहू के संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। जाने तुम्हारे दिमाग में कौन सा फितूर पैदा हो गया है। पहले तो तुम्हें पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, अब पढ़ी लिखी को घर में अनपढ़ बनाकर रखोगी क्या?
तनीषा ने भी कहा, माँ आप कैसे पिछड़े जमाने की बातें कर रही हैं? आप तो मेरी सास भी ज्यादा अपनी ही बहू को नीचा दिखा रही हैं। अरे खुश क्यों नहीं होती? रोहन की माँ बेटी और उसके पापा की बातें सुनकर तिलमिला गई और झुंझलाते हुए बोली, हाँ, हमने कहा था कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन यह तो नहीं कहा था कि तुम जोरू के गुलाम बन जाओ। कुछ बनने से पहले ही तुम अपने शहर में आकर भी घर तक नहीं आए। इससे क्या समझेंगे हम? इसी ने कहा होगा ना तुम्हें कि हमें कुछ न बताए इस बारे में, और तुमने भी इसकी बात बड़ी आसानी से मान ली। तुम लोग अगर यह सब कुछ हमें पहले बता कर देते तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता। और इसके नौकरी ज्वाइन करने का मतलब भी समझ रहे हो? तुमसे ज़्यादा बड़ा ओहदा होगा इसका। कैसा लगेगा? एक पत्नी अपने पति से बड़े रुतबे पर होगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे? वैसे भी हमें तो घर के लिए बहू चाहिए थी, कलेक्टरनी नहीं। रोहन ने कहा, माँ, मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा सब सोचोगी। रोहन कुछ बोल पाता, लेकिन राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन की माँ ने कहा, बहुत हो गई बहस, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी पढ़ी लिखी बीवी ने परीक्षा तो दे दी और पास भी हो गई, लेकिन अब नौकरी का विचार इसके दिमाग से निकाल दो। हमारे यहाँ बहुएं नौकरी नहीं करती हैं। तुम कोटा में और ये यहाँ मध्य प्रदेश में रहना चाहो तो खुश रहो और नौकरी करो, लेकिन अगर ऐसे ही रहना है तो गृहस्थी कैसे चलेगी? एक कैसी शादी हुई भला? मुझे पता है रोहन की नौकरी भी तुम ही इसके लिए छोड़ोगे। ये थोड़ी कलेक्टर का पद छोड़ेगी, ये तो घर के बाहर जाएगी ही ना नौकरी करने। घर में मैं तो अकेली ही रही ना। ये महारानी सिंहासन पर बैठे और मैं चूल्हा चौका करूं? अरे हमारे नसीब में बहू का सुख लिखा भी है या फिर नहीं? रोहन अंदर ही अंदर झुलस रहा था। उसके मन में आ रहा था कि इन बातों को जमकर विरोध करे, लेकिन राधिका ने उसे रोक लिया। राधिका ने आगे बढ़कर अपनी सास के पांव छुए और कहने लगी, माँ, सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सच तो ये है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहती थी। मैंने रोहन से आपको सब बताने के लिए ही कहा था। इस सिविल सर्विस के लिए चयनित होना मेरा बचपन का सपना था, जो आज पूरा हो गया है, लेकिन मेरी खुशी सबके बिना अधूरी ही रहेगी। इसके अलावा अब मुझे आगे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बचपन से पापा की शक्ति देखी है। पापा भी इसके लिए तैयार नहीं थे और रिजल्ट आने से पहले शादी रोकने के लिए नहीं माने थे। मैंने तो कितना कहा था। सास तुरंत चीखी, अरे बाद में क्या तुम मेरे रोहन से शादी कर लेती? कलेक्टर बनकर क्या रोहन को त्याग नहीं देती? तुम तो एक पल में रिजेक्ट कर देती। राधिका के आंसू निकल आए। उसने रोते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। चयन होने के बाद मैं नौकरी ज्वाइन करूँ या ना करूँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। ये देखकर तनीषा ने उसको तुरंत गले से लगा लिया और कमरे में ले गई। सास उसे तिरछी नज़रों से देख रही थी। रोहन के पापा ने कहा, अब तो तुम्हें ठंडक पड़ गई होगी, तुम्हारा अहंकार संतुष्ट हो गया होगा। हमें रोहन ने बताने से मना किया था। उसका कारण भी बता दिया कि तब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन तुम तो गिरने से बाजी नहीं आ रही हो। तभी तनीषा राधिका को कमरे में छोड़कर बाहर आई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माँ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। तभी रोहन की माँ ने कहा, तनीषा, ये बात अपने ससुराल में मत बताना। तो उसने उनकी ओर देखकर कहा, क्यों माँ? देखने दीजिए उनको भी आपका यह दोहरा रूप। वो तो आपको बहुत अच्छी समधन समझते हैं, लेकिन आपने तो खुद ही अपनी इज्जत गिराने का काम कर डाला है। लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन आप खुश ही नहीं हैं। जो फेल हो गए जरा उनसे जाकर पूछिए कि कितनी मेहनत बेकार हो गई है उनकी। मैं तो किसी से नहीं छिपाऊंगी अपनी माँ की यह दोहरी मानसिकता। आप तो कभी ऐसी ना थी माँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वह आपकी बेटी नहीं आपकी बहू है? तनिषा के मुंह से वह कड़वी सच्चाई सुन एक पल के लिए उसकी माँ निशब्द सी हो गई। तभी अंदर से राधिका बाहर आ गई। सास जो तनिषा की बातें सुनकर जम सी गई थी, उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी तनिषा को देखा और दूसरी तरफ सामने से आती राधिका को। तनिषा ने
तभी अखबार उठाया और राधिका की फोटो उनके सामने रखकर कहा, एक बात बताइए माँ, अगर भाभी की जगह आज अखबार में मेरी फोटो छपी होती तो क्या तभी आप लोगों का यही रिएक्शन होता? ये सुनकर उसकी माँ उसे हैरानी से देखने लगी। तनिषा ने कहा, माँ, तो फिर क्यों आप लोग घर का माहौल खराब करने पर तुले हो? रोहन के पिताजी कहने लगे, तनिषा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी माँ के ऐसा करने का कारण मैं जानता हूँ। दोनों बहन भाई और राधिका उनका चेहरा देखने लगे। वो बोले, रोहन, तुम लोग अपनी माँ को समझ नहीं रहे हो। आज सुबह से कई लोगों के ताने सुन चुकी है वह, और शायद इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। आज सुबह किसी ने फोन पर बधाई देकर कहा कि अब तो आपकी बहू बड़ी सरकारी अफसर बन गई है, तो बेटे को मामूली नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो किसी ने कहा, कलेक्टर की सास बनने के बाद हमें भूल ना जाना, माँ है वह, उसके बेटे को कोई नीचा दिखाई यह बात बर्दाश्त नहीं करेगी वह। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। राधिका ने आगे आकर अपनी सास से कहा, माँ, अगर लोग आपको इस बात पर इतने ताने दे रहे हैं तो मैं ये नौकरी नहीं करूँगी। ये सुनकर रोहन उसका चेहरा देखने लगा। रोहन के पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, बिमला, देखा अपनी बहू के संस्कारों को? लेकिन तुम जरा सोचो कि बच्चों की बात भी उनकी जगह सही है। क्या बेटी और बहू में फर्क करना सही है? क्यों हम सिर्फ नाम के लिए पढ़ी लिखी बहू को अपने बेटे से ब्याहना चाहते हैं? क्यों उसका बाहर जाकर नौकरी करना हमें पसंद नहीं? यही बात अगर हमारी बेटी पर आती है तो क्यों हमारी सोच एकदम से दूसरी हो जाती है? यह बात तो सोचने वाली है ना बिमला? क्या हमें अपनी यही दोहरी मानसिकता बदलने की आवश्यकता नहीं है? तुम्हें बदलना ही होगा और समाज के तानों का जवाब भी देना होगा। और फिर क्यों ना इसकी शुरुआत हम अपने ही घर से करें? हमारी बहू समाज के लिए मिसाल बनी है, तो क्यों ना हम भी एक मिसाल कायम करें? उन्होंने पलटकर राधिका की ओर देखा और कहा, बहू, तुम्हारी इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और तुम्हारी सास की तरफ से तुमसे वादा करता हूँ कि तुम यह नौकरी जरूर करोगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। समाज में एक कलेक्टर साहिबा का ससुर कहलवाना मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं गर्व से कहूँगा कि कलेक्टर साहिबा हमारी बहू हैं। बेटा, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। क्यों बिमला, मैं सही कह रहा हूँ ना? आओ बहू को आशीर्वाद दो। सबकी बातें सुनने के बाद बिमला जी को अपनी ही सोच पर शर्म सी आने लगी थी। उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने अपनी बहू के पास जाकर कहा, राधिका बेटी, क्या अपनी इस माँ को उन आप शब्दों के लिए माफ़ करोगी जो अभी मैंने कुछ देर पहले कहे थे? जाने किस गुस्से में मुंह से वो सब कुछ निकल गया। राधिका ने कहा, माफ़ी कैसी माँ, बल्कि मैं तो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। गलती तो मुझसे ही हुई है। माँ ने उसकी बात सुन उसे गले लगा लिया। तभी तनीषा ने खुशी से झूमते हुए कहा, चलो चलो, सब लोग रेडी हो जाओ। आखिर मेरी भाभी ने यूपीएससी में टॉप किया है। आज सेलिब्रेशन तो बनता है। मैंने अजय को कॉल कर दिया है, वो भी आने वाले हैं। फिर सब बाहर चलकर एंजॉय करेंगे और आज हम सब मिलकर बाहर खाना खाने जाएंगे। क्यों, कैसा लगा प्लान भाभी? तनिषा ने राधिका से कहा तो वो मुस्कुरा उठी और तनिषा उसकी बातें सुन सब लोगों के चेहरे खिल उठे थे। थोड़ी देर बाद जब राधिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो सास ने पीछे से आकर कहा, सुनो राधिका बेटा, फिर कभी मत कहना कि तुम्हें इस नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें फर्क पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। आगे जो भी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, ओहदा तुम्हें मिलेगा, तुम उसकी हकदार हो। अपनी सास की बात सुन उनके गले से लग गई। इसके बाद सास बाहर से चली गई और कमरे में रोहन आ गया। उसने कहा, अच्छा लगा माँ की बातें सुनकर, अब जाकर दिल को सुकून पहुँचा है। राधिका ने उसे गले लगते हुए कहा, और रोहन, तुम नहीं जानते, मेरी जिंदगी में तुम्हें पाना मेरे लिए इस मुकाम को पाने से भी बढ़कर है। तुम ना होते तो मैं शायद यहाँ तक का सफ़र कभी भी तय नहीं कर पाती। तुम्हारे साथ से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम्हारी उस एक परमिशन ने मेरे सारे सपने सच कर दिए। रोहन ने उसका माथा चूमकर कहा, परमिशन देने वाला मैं कौन होता हूँ राधिका जी? आखिर एक लड़की को अपने सपने पूरे करने के लिए किसी की परमिशन ज़रूरत
पढ़ती ही क्यों है? पुरुषों ने तो आज तक उससे कोई अनुमति नहीं ली। यूं तो हम केवल स्त्री पुरुष समानता की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन लोगों के नज़रियों को बदलना अब भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह तुमने समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ऐसे ही हर लड़की को इतनी ताकत से ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर देखें कि कौन सा पुरुष समाज उसको रोकता है। तभी राधिका का फ़ोन बजा और उसने देखा तो पापा का फ़ोन था। उसने जल्दी से उठाया तो विनोद जी ने कहा, बेटा ऐसी भी क्या नाराज़गी थी? माना कि मैं एक सख्त पिता था, लेकिन तेरी उपलब्धि भी और खुशी भी ना हो जाऊं? इतना गिरा इंसान तो नहीं है तेरा पिता। राधिका की आंखों में ये सुनकर आंसू छलक आए। उसने कहा, पापा बस आपको ही फ़ोन करने वाली थी। मैं आपको एक लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ मम्मी को लेकर आ जाइए, सरप्राइज है, कहकर उसने फ़ोन काट दिया और रोहन की तरफ देखा। आज कोई भी राधिका से नाराज नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सबका।